नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि आज हम लोग संस्कृत क्लास 10th के संस्कृत के चैप्टर 6 भारतीय संस्कारा पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। साथियों, इस चैप्टर को इतनी चतुराई के साथ पढ़ा जाएगा, इतनी चतुराई के साथ कि इतना बड़ा चैप्टर मात्र इतने में हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। वैसे तो हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का करते चलेंगे, यानी कि प्रत्येक शब्द का आपको अर्थ भी बताते चलेंगे, ठीक है। और हम इस नोट्स को भी आपको लिखवाएंगे, क्योंकि हमने बहुत ही चतुराई तरीके से, बहुत ही एकदम सटीक तरीके से इस नोट्स को तैयार किया है। साथियों, आप सभी अच्छी तरीके से अभी जानते होंगे कि आपकी बोर्ड की परीक्षा काफी नजदीक आ गई है, क्योंकि यह अगस्त का महीना है और फरवरी महीना अब दूर नहीं। आपका मिशन अब यह होना चाहिए कि हम किसी भी सब्जेक्ट में 95 प्लस करें, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में हमें 90 प्लस मार्क्स, 95 प्लस मार्क्स करना ही करना है। अगर आप एजुकेशनल ज्ञान केंद्र के साथ जुड़े रहते हैं तो मैं दावा कर सकता हूँ, आपसे वादा कर सकता हूँ कि आपकी संस्कृत विषय में 95 या 90 से कम नंबर आने वाला नहीं है। बस यूं ही एजुकेशनल ज्ञान केंद्र के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अभी तक हमने 1 पाठ से 5 पाठ तक के संस्कृत का अध्ययन कर लिया है। अर्थशास्त्र भी आप लोग का चल ही रहा है, ठीक है। और लाइन बाय लाइन सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी चल रहे हैं। और यह जो भारतीय संस्कारा के पहले वाला चैप्टर है भारत मीमां, वहां तक यानी मंगलम पाठ से भारत मीमां पाठ तक आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे अवश्य देख लें। साथियों, आप ही पे एक पंक्ति है कि ना संघर्ष ना मुसीबतें, ना संघर्ष ना मुसीबतें, फिर क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना मुसीबतें, फिर क्या मजा है जीने में। अरे तूफान भी रुक जाएगा, अरे तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य बड़ा हो सीने में। साथियों, अगर आप अपनी बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं तो बोर्ड की परीक्षा भी आपके लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी और आप अच्छे से अच्छे नंबर भी ला पाएंगे। साथियों, चलिए इसी पंक्ति के साथ आज हम लोग षष्ठ पाठ भारतीय संस्कार को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। साथियों, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लिखा है षष्ठ। षष्ठ का अर्थ होता है 6। जैसे कि आप लोग हिंदी में 1 2 3 4 5 6 पढ़ते हैं, अंग्रेजी में 1 2 3 4 5 6 पढ़ते हैं, ठीक है। उसी प्रकार संस्कृत में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठा, ठीक है, सप्तमी, इस प्रकार से पढ़ा जाता है। षष्ठा को षष्ठी भी कहा जाता है। यहाँ पे षष्ठा पाठ है, यानी कि 6वां पाठ, 6वां अध्याय। फिर है भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कार, यहाँ पे देखिए जो भारतीय संस्कार है ना, ये दो शब्द हैं, एक है भारतीय और एक है संस्कार। यानी कि इस चैप्टर में हमें उन्हीं सभी संस्कारों के बारे में पढ़ना है जो हमारे भारत के संस्कार हैं, जो हम लोग सीखते हैं। वे सभी संस्कार जो भारत से जिनकी उत्पत्ति हुई है, उन्हीं सभी संस्कारों को आज हम इस भारतीय संस्कार चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही पंक्ति है, भारतीय संस्कृति अन्यतमं वैशिष्ट्यं भिद्यते यत जीवने यह समय समय संस्कारानुष्ठिता भवन्ति। बोल रहा है कि भारतीय संस्कृति में अनेक अन्यतम अनेक विशिष्ट विधते यत जीवने ये समय समय संस्कार अनुष्ठिता भवन्ति। भारतीय संस्कृति में समय समय पर विभिन्न प्रकार के संस्कारों का आयोजन होता रहता है। कभी आप देखें कि किसी का भाई गर्भधान संस्कार है, किसी बच्चे का जन्म हुआ उसका नामकरण संस्कार है, तो कभी आपने देखा कि किसी का विवाह संस्कार है, तो कभी किसी का अंत्येष्टि संस्कार यानी मृत्यु संस्कार। मतलब हमारे जीवन में समय समय पर हर एक जीवन के मोड़ पे क्या होता है जी, संस्कारों का आयोजन होते रहता है। अतः संस्कार शब्द सीमितो व्यंग्य रूप प्रयुज्यते किंतु संस्कृत रूप करणमिंद भारतस्य व्यक्तित्व रचति। यह जो संस्कार शब्द है ना, वो भारत में रह रहे हर व्यक्ति के व्यक्तित्व की रचना करता है। अगर आप अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं तो आपके अंदर अच्छे संस्कार हैं, यानी कि आपकी व्यक्तित्व की वह रचना कर रहा है कि आप अपने से बड़ों का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। आप अपने छोटों से अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं, तो ये आपकी व्यक्तित्व की रचना कर रहा है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। यही बोला जा रहा है कि जो संस्कार है ना, वो भारत में रह रहे हर व्यक्ति, भारत में हर रहे व्यक्तित्व की रचना करता है, अर्थात उसके आचार विचार को दर्शाता है, उसके अंदर गुण दोष को दर्शाता है। ठीक है, कौन, यही संस्कार शब्द।
ठीक है। विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासवश बोल जा रहा है कि भारत में ही नहीं बल्कि जो विदेश में लोग रहा करते हैं ना, वे भी इन्हीं संस्कारों की वजह से भारतीय रूप में जाने जाते हैं। और भारतीय होने के नाते उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि हमारे अंदर भी भारतीय संस्कार हैं। यानी कि विदेश में रह रहे लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम भारतीय हैं, हमारे संस्कार इतने उच्च हैं। ठीक है, क्योंकि विदेश में लोग अपने से ना बड़ों का सम्मान कर पाते हैं ना अपने से छोटों का। ठीक है, लेकिन भारत के लोग सभी का सम्मान करते हैं, सभी से अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि विदेश में रह रहे लोगों के मन में, लोगों के व्यक्ति के जितने भी लोग हैं वहाँ पे जो विदेश में रह रहे हैं, उनमें भी एक जिज्ञासा का विषय है कि हम क्या हैं, भारतीय हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार इतने श्रेष्ठ हैं। तेषा संस्काराणाम संक्षिप्त परिचय महत्वैश्च निरूपितम। इस पाठ में हम लोग संस्कार पाठ के परिचय को पढ़ेंगे तथा यानी कि संस्कार कहते किसे हैं तथा उसके महत्व को जानेंगे कि हमारे जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। फिर देखिए यहाँ पे भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारः महत्वम धारयन्। बोल रहा है कि भारतीय जीवन में बहुत ही प्राचीन काल से बहुत ही जैसे कि प्राचीन काल से यह पृथ्वी चलती चली जा रही है। हम लोग का जो भी पूर्वज हैं वह उनकी मृत्यु होती चली गई, आगे वाले वंशज बढ़ते चले गए। तो भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कारों का महत्व है, यानी हम सभी के लिए संस्कारों का महत्व है। प्राचीन संस्कृतिर विज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। ठीक है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है ना, वह संस्कारों के कारण ही जानी जाती है। देखिएगा, फलाने का लड़का ऐसा था, फलाने के घर के लोग ऐसे थे, फलाने बहुत अच्छे थे। ठीक है, मतलब वे अपने संस्कारों से जाने जाते हैं कि वे लोग दान पुण्य किया करते थे, वे लोग मदद किया करते थे। तो हमारी भारतीय जीवन में जो भी प्राचीन संस्कृति, जो भी प्राचीन लोग हैं ना, इन्हीं संस्कारों के कारण ही जाने जाते हैं। अत्र ऋषिना कल्पनाशित यत जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणां पाठः वरिष्ठानां आशीर्वादः होमः परिवार सदस्यना सम्मिलन च भवेत्। बोला जा रहा है कि कल्पना कीजिए या ऐसा आप सोचिए कि अगर आपके जीवन में किसी भी संस्कार का आरोपण हो रहा है, संस्कार का आरोपण कहने का मतलब कि आपके घर पे किसी भी संस्कार का अनुष्ठान हो रहा है, कोई भी पूजा पाठ हो रही है, तभी वह संपन्न माना जाता है जब आपके यहाँ किसी भी पंडित जी के द्वारा वेद मंत्र का पाठ किया जाए। ठीक है, वेद मंत्र का पाठ हो, यानी कि मंत्र गाया जाए। ठीक है, आपसे जो भी श्रेष्ठ हैं, आपसे जो भी बड़े हैं, उनका आप आशीर्वाद लें तथा परिवार की हर सदस्य की अगर उपस्थिति होती है वहां पे, तो भी उस संस्कार को संपन्न माना जाएगा, उस पूजा को संपन्न माना जाएगा। साथियों, आपकी बोर्ड परीक्षा में सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा है कि संस्कारों का महत्व बताएं, तो आपको लिखना है आप अपने जीवन में संस्कारों का महत्व बताएं। तो आपको उसमें अपने संस्कारों के बारे में तो लिखना भी पड़ेगा और इसको भी लिखना पड़ेगा कि हमारे जीवन में जब भी किसी भी प्रकार का संस्कार का अनुष्ठान होता है, तो क्या वेद मंत्रों का पाठ होना, यानी कि अच्छे अच्छे मंत्रों का पाठ होना भी, चूंकि सभी मंत्र वेदों से ही हैं। ठीक है, वेद मंत्रों का पाठ होना तथा हमसे जो बड़े हैं उनका हम पैर छू करके आशीर्वाद लें तब, और हमारे परिवार के सभी सदस्य उस पूजा में मौजूद रहें, तभी उस पूजा को क्या माना जाता है, संपन्न माना जाता है। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है तत्सर्व संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति एवं संस्कारा महत्वं धारयन्ति कीच संस्कारस्य मौलिकर्थ परिमार्जन रूप गुणाधान रूपस्य न विस्मर्यते। अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापन्ने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। बोला जा रहा है कि ऐसा जो मतलब जैसे कि परिवार के सदस्यों की उपस्थिति, परिवार के जितने भी बड़े लोग हैं उनका पांव छू करके प्रणाम करना, यानी परिवार के सभी लोग हमारे घर पे कोई भी किसी प्रकार का पूजा पाठ होता है तभी उपस्थित रहते हैं। ऐसा तभी होता है कि परिवार के सभी सदस्य, जो भी हमारे मेहमानगण हैं, सब क्या होते हैं उस समय उपस्थित होते हैं।
और यह जो संस्कार है ना, वो मानव के अंदर जितने भी उसकी बुराइयाँ हैं, उसके जितने भी गुण हैं, जो खराब है, जो अच्छे नहीं, उसको दूर करने के लिए भी बताती है। तथा आपके अंदर जो संस्कारों का अनुष्ठान जब होता है, तो आपके अंदर अच्छे-अच्छे संस्कार भी आते हैं। आपके गुणों को अच्छा करने का व्यवहार यह क्या करती है? संस्कार बताती है। ठीक है? उसके बाद बोला जा रहा है, संस्कारः प्रायेण पैच विद्या सन्ति जन्म पूर्वस्त्रये शैशवा षट् शैक्षणिका पैच गृहस्थ संस्कार विवाह रूप एक वर्णोन्त संस्कारश्च एवं षोडश संस्कारा भवन्ति। बोला जा रहा है कि साथियों देखिए कि संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। बोला जाएगा कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन सा? जन्म पूर्वस्त्रय, जन्म पूर्व 3, जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं। शैशवा षट्, शैशव काल में 6 संस्कार होते हैं। शैक्षणिक काल में 5 संस्कार होते हैं और गृहस्थ जीवन जिसे विवाह रूप भी बोला जाता है, विवाह संस्कार भी बोला जाता है, उसमें 1 संस्कार तथा मरणोपरांत भी 1 संस्कार जिसे अंत्येष्टि संस्कार बोला जाता है। ये सब हमने बोर्ड पर भी मेंशन कर रखा है। ठीक है? चूँकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपकी बोर्ड की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधान पुंस्वन सीमंतोन्नयन चेति त्रयो भवन्ति। बोला जा रहा है कि जन्म पूर्व संस्कार में यानी कि जन्म के पूर्व कितने संस्कार आपको पता है कि जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं, बचपन में 6 संस्कार होते हैं, शिक्षा जीवन जो होता है उसमें कितने संस्कार होते हैं? 5 संस्कार होते हैं, गृहस्थ जीवन में 1 संस्कार होते हैं और मरने के बाद 1 संस्कार जिसे अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। तो इसमें वही बताया जा रहा है कि जन्म के पूर्व जो 3 संस्कार होते हैं ना, उसमें कौन-कौन से संस्कार होते हैं? उसमें गर्भाधान संस्कार होता है, पुंसवन संस्कार होता है तथा सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थस्य संस्कारोपणं गर्भत्वा याश्च प्रशंता चेति परियोजनम कल्पितमस्ति ही। बोला जा रहा है कि इसमें गर्भ रक्षा, गर्भस्थ रक्षा, संस्कार रोपणम, गर्भ त्याश्च प्रशंता चेति परियोजनम कल्पनीय यानी कि गर्भ की रक्षा के लिए जन्म से पूर्व जो संस्कार होते हैं, जब बच्चा गर्भ में रहता है उसकी रक्षा के लिए उसमें संस्कारों का तथा आरोपण किया जाता है तथा जितने भी गर्भवती स्त्री होती है ना, गर्भवती स्त्री उनकी प्रसन्नता के लिए यानी कि वे खुश रहें, चूंकि काफी पीड़ा का समय वह होता है, तो गर्भ रक्षा के लिए एक तो कि संतान तंदुरुस्त रहे, अच्छा रहे। ठीक है? उसमें संस्कारों का रोपण भी होता है यानी उसमें कुछ संस्कार भी आ जाएं तथा गर्भवती स्त्री हमेशा प्रसन्न रहे, हमेशा खुश रहे, इसके लिए भी संस्कारों का आयोजन होता है। देखिएगा अगर आपके घर किसी प्रकार का पूजा पाठ होता है तो सभी परिवार को एकदम हर्षोल्लास के साथ एकदम खुश रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करने का मौका मिलता है। ठीक है? अच्छे-अच्छे पकवान भी मिलते हैं भई। ठीक है? चलिए, फिर बोल रहा है सहस्व संस्कारेषु जातकर्म, नामकरणम, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णवेदश्यति कर्मशो भवन्ति ही। बोला जा रहा है कि और सहस्व संस्कार में यानी कि बचपन में हमारे अंदर जात कर्म संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, निष्क्रमणम संस्कार होता है, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म और कर्णवेद अश्यति कर्मशो भवन्ति, ये सभी संस्कार होते हैं। यानी कि जब बच्चे काल में आप लोग जब का आपका जन्म हो गया होगा, जन्म के पहले कौन-कौन सा संस्कार आपको बताएँ कि जन्म के पहले आपका एक गर्भाधान संस्कार हुआ है, पुंसवन संस्कार हुआ है और सीमंतोन्नयन हुआ है। लेकिन जब आप बचपन में आ गए हैं, जब आपका जन्म हो गया है, जन्म होने के बाद सबसे पहले आपकी जाति का निर्धारण कर दिया जाता है कि आप फलना जाति के हैं, चिलना जाति के हैं। ठीक है? उसके बाद आपका नाम निर्धारित कर लिया जाता है, आपका नाम राम है, आपका नाम मोहन है, आपका नाम श्याम है, आपका नाम टोनी है, आपका नाम मोनी है। ठीक है? आपका नाम रख दिया जाता है। फिर नामकरण के बाद निष्क्रमण संस्कार हो जाता है। उसके बाद अन्नप्राशनम, अन्नप्राशनम यानी कि कुछ आपको खिला भी दिया जाता है। अन्नप्राशनम के बाद चूड़ाकर्म भी हो जाता है। चूड़ाकर्म क्या होता है? आपका पहली बार बाल कटवा दिया जाता है। ठीक है? अगर धार्मिक दृष्टि से होंगे तो आपके यहाँ जब कोई भी पूजा होता होगा तब कटवा दिया जाता होगा, या चूड़ाकर्म नाम का एक संस्कार का आयोजन किया जाता होगा, फिर आपका बाल कटवा दिया जाता होगा। फिर कर्णवेद चेति, कर्णवेद का मतलब आपका कान छिदवा दिया जाता है। देखिएगा जो लड़कियां होती हैं उनका क्या कर दिया जाता है? कान छिदवा दिया जाता है। पहले के समय में लड़के भी कान छिदवाया करते थे, अभी 2-4 गो कान छिदवाता है सब। ठीक है? तो कर्णवेद कान को भी छिदवाया जाता है। यह भी कान को छिदवाना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शैशव, बचपन में। ठीक है? चलिए, शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ के शांत समावर्तन चेति संस्कारा प्रक्लिप्ता।
ठीक है, बोला जा रहा है कि शिक्षा संस्कार में कौन-कौन से संस्कार है भैया? शिक्षा संस्कार तो आप बता दिए कि 5 प्रकार के होते हैं, इसमें कौन-कौन से संस्कार हैं? तो अक्षर लेखनम, बच्चा जो होता है अक्षर लिखना प्रारंभ करता है, अक्षरारंभ अक्षर लिखता है। उपनयन संस्कार उसका होता है, वेदारंभ यानी वेद को पढ़ना स्टार्ट कर देता है, किसान संस्कार होता है, समावर्तन संस्कार, ये सभी 5 संस्कार शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारंभते, बोल रहा है कि अक्षर आरंभ में जो बच्चा होता है किसी भी अक्षर को लिखता है, किसी भी अंक को लिखता है और इसी से वह अपनी पढ़ाई को क्या करता है, निरंतर स्टार्ट करता है। उपनयन संस्कारस्य अर्थ गुरुना शिष्यस्य एवं गृहे नयनम भवन्ति, बोल रहा है। और उपनयन संस्कार जो भी आपको बताया यहाँ पे, उपनयन संस्कार यहाँ पे भी लिखा हुआ है। उपनयन संस्कार जो होता है इसका अर्थ होता है कि आपको गुरुजी आएंगे और अपने घर पर लेके जाएंगे। पहले के लोग तो आश्रम हुआ करता था ना, तो पहले के बच्चे आश्रम में पढ़ने के लिए जाया करते थे, तो गुरुजी बच्चों को अपने साथ कहाँ पे लेके जाया करते थे, आश्रम में लेके जाया करते थे और अपने शिष्य को क्या करते थे, पढ़ाते थे। यानी कि गुरु अपने घर में शिष्य को लेके जाया करते थे। तत्र शिष्यः शिक्षा नियमान पालयन अध्ययन करोति ते नियमा ब्रह्मचार्य वर्ते समाविष्टः, वहाँ पर जो भी छात्रगण होते हैं वे शिक्षा नियम का पालन करते हैं तथा शिक्षा नियम का पालन करने के साथ साथ ब्रह्मचर्य के नियम का भी पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य यानी कि जो भी पहले के लोग थे ना, जो शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, पहले के छात्र शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, उनको ब्रह्मचारी कहा जाता था। आप जाते हैं तो आपको छात्र कहा जाता है, ठीक है, स्टूडेंट कहा जाता है। लेकिन पहले के इसी छात्र और स्टूडेंट को पहले क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्योंकि यह क्वेश्चन काफी बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है, कि पहले के समय के छात्रों को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक है, प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते अस्मि, यह भी बोल दिए कि पहले के जो छात्र थे वो ब्रह्मचर्य का नियम पालन करते थे और पहले के शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु गृह एवं शिष्य वेदारंभ करोति अस्म, गुरु के घर पे ही जो भी छात्रगण होते थे, जो भी ब्रह्मचारी होते थे, वह वेदों का आरंभ, वेद पढ़ना स्टार्ट करते थे। वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्ट मन्यते अस्मः, और वेदों का महत्व हमारी प्राचीन शिक्षा में बहुत ही है, क्योंकि वेद ही सबसे पहले पढ़ाया जाता था बच्चों को। ठीक है, किसान संस्कारी गुरु गृह एवं गुरु शिष्य, गुरु गृह एवं शिष्य से प्रथम छौर कर्म भवती अस्मः, बोल रहा है कि किसान संस्कार जो होता है जिसमें पहली बार क्या किया जाता है, बाल कटवाया जाता है। पहली बार नहीं, शिक्षा पूरी होने के बाद क्या करवाया जाता है, बाल कटवाया जाता है। उसमें छौर कर्म को लिया जाता है। छौर कर्म का मतलब होता है कि सोमवार को, बुधवार को, शुक्रवार को ही बाल कटवाना है, शनिवार को नहीं कटवाना है, बृहस्पतिवार को, मंगलवार को, रविवार को बाल नहीं कटवाना है। मात्र छौर कर्म का मतलब होता है कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही क्या करना है, बाल कटवाना है। आप लोग भी इस नियम का भी जरूर पालन करते होंगे। तो किसान संस्कार में जब आपकी शिक्षा पूरी हो जाती थी, मान लीजिए आप लोग पढ़ लिख लेते थे, जब अपने घर पे जाने के लिए तैयार हो जाते थे कि आपको घर जाना है, तो आपको एक बार क्या किया जाता था, बाल को कटवा दिया जाता था। और किस दिन ही कटवाया जाता था, छौर कर्म के अंतर्गत या तो सोमवार को कटवाया जाए, बुधवार को कटवाया जाए या शुक्रवार को कटवाया जाए। ठीक है, इन्हीं तीनों दिनों में से कोई दिन आपका बाल क्या किया जाता था, कटवा दिया जाता था। उसके बाद बोला जा रहा है कि अत्र गोदान मुख्य कर्म, जिसमें गोदान मुख्य कर्म होता था। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते, हमारे संस्कृत साहित्य में गोदान संस्कार का भी क्या है जी, काफी अधिक महत्व है। ठीक है, उसके बाद देखिए बोला जा रहा है कि शिक्षा गोदान संस्कार मुख्य लभ्यते, हाँ ठीक है। समावर्तन संस्कार सद्य शिष्यस्य गुरुगृहात् गुरु शिष्योद्देश्य शिष्यस्य गुरुगृहात् गुरु गृहस्थ जीवने प्रवेशः, बोल रहा है कि समावर्तन संस्कार में गुरु क्या करते थे। समावर्तन संस्कार का मतलब क्या होता है, समावर्तन का मतलब होता है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। यानी कि जब आप घर घर पे आते थे अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए, आपका जब घर पे आएगा तो आपका शादी विवाह हो जाता था। ठीक है, तो समावर्तन संस्कार शिक्षा संस्कार का सबसे अंतिम संस्कार है। ठीक है, जिसमें गुरु आपको उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं भैया, कि सत्य बोलो, अहिंसा तथा स्व अध्याय में
आलस न करें, अभी इसको बारे में पढ़ना है। तो गुरुगृह में जब आप लोग गुरु के घर से अपने घर की ओर जाते थे, तो आपको गुरु क्या करते थे? अपने गृहस्थ जीवन के बारे में आपको क्या करते थे? उपदेश देते थे। शिक्षा वसाने गुरु शिष्यान उपदेशस्य गृह पृष्यति उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्मा प्रतिपाद्यन्ते यथा सत्यवदम धर्मचर स्वध्यानाम प्रमदः इत्यादि। जब आप लोग गुरु के घर से अपने घर की ओर जाते थे समावर्तन संस्कार के अंतर्गत, तो आपको क्या करते थे? गुरु उपदेश दिया करते थे कि आप हमेशा क्या कीजिए? सत्य बोलिए, अहिंसा का पालन कीजिए तथा स्व अध्याय में आलस कभी भी मत कीजिए। यानी कि आप निरंतर क्या कीजिए? अपना अध्ययन करते रहिए, अपना काम करते रहिए। विवाह संस्कार पूर्वमकेव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनं प्रविशति। विवाह पवित्र संस्कारः मतः यत्र नानाविधानि कर्मकाण्डानि भवन्ति तेषु वाग्दानं मंडप निर्माणम वधु गृहे वरपक्षस्य स्वागतम वरबधवो परस्पर निरीक्षणम कन्यादानम अग्निस्थापनम पनिग्रहणम लाजा होम सप्तपदी सिंदूरदानम इत्यादि। यानी कि आपका जब बचपन में ये सभी संस्कार खत्म हो जाते थे, तो आप चले आते थे शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। और शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आने के बाद शिक्षा संस्कार के आने के बाद आपका अक्षरम उपनयन वेदारम के शांत सब यह हो जाता था। उसके बाद आपका सबसे अंतिम समावर्तन होता था। समावर्तन में आपको गुरु उपदेश देते थे। फिर आप चले जाते थे गृहस्थ जीवन में, यानी अपने आप घर चले जाते थे। और गृहस्थ जीवन में आपका शादी विवाह कर दिया जाता था। और शादी विवाह में भी कौन कौन सा संस्कार होता है? क्योंकि विवाह संस्कार मनुष्य जीवन का, गृहस्थ जीवन का सबसे पवित्र संस्कार है। इसमें कौन कौन सा संस्कार होता है? तो बहुत सारे कर्म कांड होते हैं, फलना ठेकना सब हो जाता है। जैसे कि कौन कौन सा, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वागदानम मंडप निर्माणम वधु गृह वरपक्ष स्वागतम वर वधु का निरीक्षण कन्यादान अग्नि स्थापनम पनिग्रहणम लाजा हनुम और सिंदूरदान संस्कार विवाह संस्कार के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, अभी आपका शादी नहीं हुआ होगा, जब शादी हो जाएगा तब आपको ये सबको मालूम चलेगा। लेकिन याद करना भैया जरूरी है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजन भवति। देखिए, समान रूप से विवाह संस्कार का सभी के घर पे तो आयोजन होता ही है। तदनंतरम गर्भाधानदेह संस्कार पुनरुत्वा वर्तते जीवन चक्र च भ्रमति। फिर विवाह संस्कार के बाद आपके भी बाल बच्चे भी होंगे, और यह जीवन प्रक्रिया फिर उस बच्चे के साथ निरंतर क्या होता चलेगा? चलता रहेगा। मरणादंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठिते एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम संस्कार इति। और हमारे जीवन में अगर इसी प्रकार से संस्कार चलता रहता है, ठीक है, और एक दिन हम मृत्यु के किनारे चले आते हैं, यानी कि जब हमारी शादी हो जाती है, हमारे बाल बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद हमारी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद एक संस्कार हो जाता है जिसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार। ठीक है, एवं भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण उपादानम संस्कार इति। और यही सब हमारे भारतीय जीवन के क्या है जी? महत्वपूर्ण संस्कार हैं। चलिए, अभी तो आपने इन सभी पाठ को लाइन बाय लाइन इसका अर्थ समझ लिया। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया हो। अगर कोई भी दिक्कत रह गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगले वीडियो में इसको दूर करने का उपाय जरूर किया जाएगा। आइए एक झलक इस पे भी देख लेते हैं। देखिए, 6 चैप्टर था भारतीय संस्कार। ठीक है, भारतीय संस्कार में जो संस्कार जो होते हैं ना, भारतीय संस्कार आप लोग समझे कि भारतीय संस्कार कहेंगे किसे? हम अपने से बड़ों का सम्मान करें, हम अपने छोटों का आदर करें। ठीक है, दोनों को मिला जुला करके आगे की ओर बढ़ें। ठीक है, उसके बाद हमने यह समझा कि अगर हमारे जीवन में समय समय पर क्या होता है, संस्कारों का अनुष्ठान होते रहता है, और संस्कारों का अनुष्ठान में हमारे परिवार के सभी सदस्यों की उपस्थिति, जो हमसे बड़े हैं उनकी उपस्थिति, अगर कोई भी पूजा पाठ हो रही है तो वेद मंत्रों का उच्चारण, यानी वेद मंत्र कोई भी मंत्र पढ़ा जाए, ठीक है, तभी उस संस्कार को क्या माना जाता है? संपन्न, उस पूजा पाठ को संपन्न माना जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार हमारे दैनिक जीवन में संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। एक जन्म से पूर्व संस्कार, एक बचपन में, एक शिक्षा, एक गृहस्थ, और एक मृत्यु के बाद संस्कार होता है। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार होते हैं। एक गर्भाधान संस्कार होता है, पुंसवन संस्कार होता है, सीमंतोनयन संस्कार होता है। और जन्म से पूर्व ये सभी संस्कार किस लिए किए जाते हैं? ताकि गर्भ में पल रहा जो भी शिशु है वह क्या रहे? स्वस्थ रहे, तथा जो स्त्री है, क्योंकि वह काफी पीड़ा का समय होता है, तो वह क्या रहे? हमेशा क्या रहे? प्रसन्न रहे। और आप सभी यह भी जानते भी होंगे कि संस्कारों के अनुष्ठान में सभी लोग प्रसन्न ही रहते हैं, सभी लोग खुश रहते हैं, क्योंकि सभी परिवार के सदस्यों की वहाँ पे क्या होती है?
है, उपस्थिति होती है, ठीक है। जब यहाँ पे सीमंतोनयन खत्म होता है, उसके बाद बचपन में यानी कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है ना, तो अब उसका बचपन गिना जाता है। तो सबसे पहले उसकी जाति का निर्धारण कर दिया जाता है कि तुम ब्राह्मण हो, तो तुम इस जाति के हो, तुम उस जाति के हो, तुम भूमिहार हो, तो तुम अ, चौहान हो, तो तुम गुप्ता हो। तो इस मतलब इस जाति का क्या कर दिया जाता है, निर्धारण कर दिया जाता है। फिर आपका नाम रख दिया जाता है कि आपका नाम क्या है, ठीक है। आपका नाम राम है, आपका नाम मोहन है, आपका नाम मीना है, आपका नाम सीमा है, आपका नाम सरोजनी है, ठीक है। इस प्रकार से आपका नामकरण कर दिया जाता है। निष्क्रमण संस्कार भी हो जाता है। अन्नप्राशनम यानी आपको अन्न खिला दिया जाता है, ठीक है। कुछ भी मीठा चीज खिला दिया जाता है। चूड़ाकर्म संस्कार होता है। कर्णवेद यानी कान छिदवा दिया जाता है, ठीक है। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, फिर जब आपका चूड़ाकर्म कर्णवेद संस्कार हो जाता है, कान छिदवा दिया जाता है, उसके बाद आप शिक्षा जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। और शिक्षा जीवन में संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। एक अक्षरारंभ होता है, एक उपनयन होता है, एक वेदारंभ होता है, एक किशांत होता है और समावर्तन होता है। यानी कि शिक्षा संस्कार में आप पढ़ना लिखना जान जाते हैं, और यहाँ पे किशांत यानी जब आपकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो आपका बाल कटवा दिया जाता है, और वो भी क्षौर कर्म के अंतर्गत, यानी कि सोमवार को कटवाया जाएगा, बुधवार को कटवाया जाएगा, शुक्रवार को कटवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका कर्ण भी उसके बाद आपका समावर्तन संस्कार होता है। और समावर्तन संस्कार में गुरु आपको कुछ उपदेश दे करके, यानी उपदेश क्या देते हैं कि सत्य बोलो, अहिंसा का पालन करो, तथा स्व अध्याय में आलस कभी भी मत करो। ऐसा उपदेश दे करके आपको क्या कर देते हैं, घर पे भेज देते हैं। क्वेश्चन आएगा कि गृहस्थ जीवन के प्रवेश करने का संस्कार कौन सा है, समावर्तन संस्कार, जो शिक्षा संस्कार का सबसे अंतिम संस्कार है। फिर आप समावर्तन संस्कार के बाद आ जाते हैं गृहस्थ जीवन के संस्कार में। और गृहस्थ जीवन में मात्र एक प्रकार का संस्कार होता है, और गृहस्थ जीवन में कौन सा संस्कार होता है, विवाह संस्कार, जो कि भारतीय जीवन में विवाह संस्कार काफी महत्वपूर्ण तथा पवित्र संस्कार है। और विवाह संस्कार के अंतर्गत वागदानम, मंडप निर्माणम, वधु गृह बरपक्ष से स्वागत में, जब वधु के घर कोई भी बरपक्ष जाता है तो वहां पे उसका स्वागत होता है। वर वधु का निरीक्षण होता है, कन्यादान होता है, अग्नि स्थापनम, पनिग्रहणम, लाजा होम और सिंदूरदान संस्कार ये सभी होते हैं। इस प्रकार फिर एक विवाह संस्कार के बाद मृत्यु, आपके बच्चे होंगे, ठीक है। बच्चे होने के बाद क्या हो जाता है, फिर से यह प्रक्रिया जन्म से पूर्व बचपन में उस बच्चे के साथ चलती रहती है, और आप बूढ़े हो जाते हैं, फिर आपकी मृत्यु हो जाती है। और आपकी नहीं, मतलब किसी व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद एक संस्कार होता है जिसका नाम क्या है, अंत्येष्टि संस्कार। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे अंतिम संस्कार कौन सा है, अंत्येष्टि संस्कार। इस प्रकार कुल संस्कार कितने होते हैं, 16 होते हैं, ठीक है। अगर यह क्वेश्चन आए कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार 16 होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16, 16 प्रकार के क्या होते हैं, संस्कार होते हैं। ऐसे भी गिन सकते हैं, ठीक है। 3 6 9 9 5 कितना होता है, 14 1 15 1 16, ठीक है। गुरु का उपदेश आपको बता ही दिए। विवाह संस्कार में ये सभी संस्कार होते हैं। यहाँ पे कुछ संस्कार के अर्थ, जैसे उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु के घर शिक्षा। और जब गुरु के घर हम लोग शिक्षा लेते हैं तो ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करते हैं, और हमें ब्रह्मचारी कहा जाता है। किशांत का मतलब होता है शिक्षा पूरी होने के बाद फिर से बाल कटवाना, और जब बाल कटवाया जाता है तो क्षौर कर्म के अंतर्गत सोम बुध शुक्र को। समावर्तन का मतलब होता है गृहस्थ जीवन में प्रवेश, यानी आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। पुंसवन का अर्थ होता है कि संतान को तंदुरुस्त करने के लिए, संतान क्या रहे, हमेशा तंदुरुस्त रहे, इसके लिए क्या किया जाता है, कुछ संस्कार का आयोजन किया जाता है। सीमंतोनयन स्त्री को प्रसन्न करने के लिए संस्कार है, ठीक है। चूड़ाकर्म का अर्थ होता है पहली बार जब बाल कटवाया जाता है बच्चे का नाम, पहली बार जब बाल कटवा दिया जाता है बच्चे का बचपन में, कहाँ गए जी, चूड़ाकर्म संस्कार, जातकर्म नामकर्म, हाँ यहाँ पे है। चूड़ाकर्म जब पहली बार उसका बाल कटवा दिया जाता है, बाल कटवाने के बाद उसका कान छिदवाया जाता है, तो चूड़ाकर्म पहली बार जब बच्चे का बाल कटवाया जाए। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी पंक्तियाँ इस चंद मिनटों में भारतीय संस्कार पाठ को आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको यह वीडियो काफ़ी हद तक पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे, तथा उसके अगले वीडियो में हम लोग नीति श्लोक का पाठ यानी कि 7वां अध्याय है उसका भी अध्ययन करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।